योगी आदित्यनाथ का कोई गुट नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमने आपने आज तक तो नहीं देखा कि योगी के करीबी मंत्री कोई कहे जाए। अब उनके बारे में कहा जाता है कि उनके वो बड़े पोलराइजिंग फिगर हैं, वो बड़े एंटी मुस्लिम हैं। ऐसा कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ का विकल्प तो नहीं है जब हम बात कर रहे हैं, और ना ही कोई ऐसा समीकरण है जो योगी आदित्यनाथ को हम देख लें कि अब सड़क पे नमाज नहीं होगी तो नहीं होगी, यही लॉ ऑफ द लैंड है। कोई तोड़ नहीं है, कोई काट नहीं कुमार भाई कि कोई आप एक काट दिखा दीजिए कि योगी आदित्यनाथ की ये काट है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन है, यानी कि 54 साल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए। 9 साल उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर हो गए, 5 बार सांसद रहे। लेकिन आखिर इस जन्मदिन पर योगी की इतनी चर्चा क्यों? 1 साल से कम का वक्त बचा है चुनाव में, योगी फैक्टर कितना अहम है, ये तमाम बातें आज उनके जन्मदिन पर भी हो रही हैं। जन्मदिन को लेकर बधाइयों का दौर जारी है, बधाइयों का सिलसिला चल रहा है शहर में, और उनके चाहने वालों के बीच में उनकी बर्थडे मनाई जा रही है। खैर, आज इसी पर चर्चा। मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं यूपी तक। और हमारे साथ हमारे आज इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए 2 मेहमान हैं। वीरेंद्र भट्ट बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज इनके साथ भी चर्चा करेंगे, और सैयद कासिम जो कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भट्ट साहब, सबसे पहले 54 साल के हो गए योगी, आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है कि योगी के जन्मदिन को आप इस योगी फैक्टर को आने वाले कुछ महीनों में किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इस जन्मदिन के साथ जब अगला जन्मदिन उनका आएगा तब तक सरकार बन चुकी होगी, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, योगी जी के संग सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1952 में यूपी विधानसभा का पहला चुनाव हुआ था। ये 18वीं विधानसभा है, अगला चुनाव जो होगा वो 19वीं विधानसभा होगी। यानी निर्वाचित विधानसभा के अगले वर्ष 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। योगी इन 75 ईयर्स में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 2 टर्म मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, 10 साल पूरे किए हैं। और यूपी का जो सन 52 से लेकर आज तक का जो इतिहास है, मेरा कहना है कि ये एक राजनीति, उत्तर प्रदेश की जो अस्थिर राजनीति रही है नेहरू के समय, इंदिरा गांधी के समय, राजीव गांधी के समय, ये एक पॉलिटिकल मिरेकल है, ये एक पॉलिटिकल चमत्कार है। नेहरू भी यहाँ पे लंबे समय तक गोविंद बल्लभ पंत को बर्दाश्त नहीं कर पाए, अंततः कहा आप दिल्ली आ जाइए, केंद्रीय गृह मंत्री बन जाइए। इंदिरा गांधी भी उत्तर प्रदेश में हेमवती नंदन बहुगुणा के बारे में कहा जाता था, इंदिरा जी के 6 गुना हेमवती नंदन बहुगुणा। तो इंदिरा गांधी को भी लगा कि ये भी समस्या बन सकते हैं, तो उनको भी पद से हटाया गया। 84 में जब राजीव गांधी इलेक्ट होकर के आए और दोबारा फिर मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार बने एनडी तिवारी, तो उनको भी बिल्कुल बहुत उनको अपमानित किया राजीव गांधी ने पब्लिकली, और उनको भी हटा दिया गया, और वो भी जाके दिल्ली में केंद्रीय मंत्री बन गए। कोई यूपी में कांग्रेस का मुख्यमंत्री 3 साल से अधिक पूरा नहीं कर पाया। आपको लगता है कि ऐसा योगी जी के साथ नहीं होगा? योगी जी के साथ न तो होगा, और दूसरा ये भी दिखाता है कि बीजेपी की जो केंद्रीय लीडरशिप है उसको ये नहीं लगता है कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री उसके लिए कभी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। एक ये भी उसमें बात है। खाली ऐसा नहीं कि योगी से कोई चुनौती उनको महसूस नहीं होती है, और ये एक नैरेटिव रहा है यूपी की बीजेपी की राजनीति को लेकर के पिछले 10 सालों में, कि केंद्रीय लीडरशिप में और योगी के बीच में एक कोल्ड वॉर चलता है, और जो हमें उसका थोड़ा सा दिखाई भी पड़ा सर जून 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब बीजेपी की सीटें कम होकर 33 पे आ गई, समाजवादी पार्टी को 37 मिल गई और कांग्रेस को 6 मिली, और 80 सीटों में 2014 और 2019 की तुलना में ये बीजेपी का वर्स्ट परफॉर्मेंस था। और इसके लिए इसी बात को मीडिया नैरेटिव में भी और बीजेपी के इनर सर्किल में भी ये कहा गया कि कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था, जिसके कारण टिकटों के बंटवारे में जिस तरीके से नए लोगों को आना चाहिए था, टिकट कटनी चाहिए, वैसा कुछ नहीं हुआ। और योगी का 10 साल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन ये है, मेरा मानना है कि 1 फरवरी 1986 को ताला खुला, अक्टूबर 1990 में अयोध्या में कार सेवा हुई, और जून 91 में बीजेपी की सरकार बनी, 6 दिसंबर 92 को अयोध्या का ढांचा ध्वस्त हो गया, और 2024 में मंदिर भी अयोध्या में बनकर तैयार हो गया। तो इस 40 साल के लंबा जो दौर है,
अब यूपी की डिफॉल्ट सेटिंग बदल चुकी है और इसका सबसे बड़ा सिंबल है योगी आदित्यनाथ। हमारे साथ कासिम साहब हैं। कासिम साहब, आप कैसे देख रहे हैं एक तो मायावती और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों को? इसलिए क्योंकि मैं देखता हूं कि बेशक दोनों पॉलिटिकल पार्टियां अलग हैं, लेकिन मायावती विश करने में या व्यवहार पूरा करने में कभी वक्त नहीं लगाती। अभी तक, जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अखिलेश यादव का कोई ट्वीट या उनकी शुभकामनाएं नहीं आई हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो, जब मायावती का जन्मदिन होता है तो सबसे पहले विश करते हैं, मायावती उनको सबसे पहले विश करती हैं। तो क्या है ये पॉलिटिकल रिश्ता? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही क्यों, मायावती तो अखिलेश को भी विश करती हैं। मायावती जैसा कि अभी भट्ट साहब कह रहे थे ना कि ये कटसी होती है। पॉलिटिक्स में कटसी एक अलग चीज़ है, उसमें कोई दुश्मनी नहीं होती है। सियासत में एक दूसरे को विश करना, एक दूसरे के दुख में खड़ा होना, एक दूसरे के दुख में क्या कहते हैं शोक संदेश देना, ये तो एक सियासी नहीं, इंसानी फितरत है और इंसान को ये करना चाहिए। अब अखिलेश यादव ने अभी तक नहीं किया। पिछले साल भी जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, रात में उनका आया था ट्वीट, क्योंकि वो बाहर थे तो उनको समझ में नहीं आया दिन और रात का और तारीख का फर्क। हो सकता है रात तक फिर आ जाए, लेकिन पड़ोस में रहते हैं, अगर गाड़ी उठाकर मिलने चले जाएं तो क्या संदेश होगा? अभी हम साउथ में देख रहे हैं, दो मुख्यमंत्री बने हैं और बल्कि 3 हो गए अब, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। और तीनों मुख्यमंत्री जो हैं अपने विरोधियों के यहाँ, विपक्षियों के यहाँ गए हैं, अपने विरोधियों से मिलने गए हैं। जो मुख्यमंत्री रह चुका उससे मिलने गए हैं। कितना सुंदर दृष्ट होता है, क्योंकि अब आपको राजनीति करना है कीजिए, लेकिन व्यक्तिगत जो एक कटसी है, जो भारत के एक आत्मा है, इस देश में जो एक दूसरे का संबंध है, उसके लगाव है, उसको निभाने में क्या जाता है? तो अब मेरा अगला सवाल ये है कि योगी फैक्टर आपको कैसा दिख रहा है? अब तो चूंकि वही कह रहा हूं कि अगले साल जब हम इनका जन्मदिन देख रहे होंगे, उस वक्त सरकार बदल चुकी, मतलब नई सरकार होगी। क्या आपको लग रहा है कि सरकार योगी फैक्टर इतना हावी होगा कि सरकार रिपीट कर सकती है, या आपको लगता है कि बहुत बदलाव अभी देखने को मिल सकते हैं? देखिए कुमार भाई, हम लोग जिस वक्त बात कर रहे हैं इस वक्त योगी आदित्यनाथ का विकल्प तो नहीं है जब हम बात कर रहे हैं, और ना ही कोई ऐसा समीकरण है जो योगी आदित्यनाथ को हम देख लें कि वो वॉश आउट हो गए और इलेक्शन हार गए और सत्ता से बाहर हो गए। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री होने के बाद 3 वक्त देखे हैं। पहला वो जब उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दिया तो गोरखपुर सीट हार गए वो। उसके बाद फिर कम बैक होता है, फूलपुर केशव मौर्य हार जाते हैं दूसरे चुनाव में। उसके बाद फिर बदलाव होता है। 19 जैसे सपा बसपा गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करती है, और उसके बाद 24 आते आते जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ऐसा खराब हो जाता है कि समाजवादी पार्टी से कम हो जाती है। तो ये 3 फेस रहे हैं योगी आदित्यनाथ के। भट्ट जी अभी कह रहे थे कि कहा जाता है, कहा नहीं जाता है, दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में 2 ध्रुव हैं राजनीति में जो दिखाई देते हैं, सत्ता के केंद्र में भी दिखाई देते हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ एक अच्छाई समझ लीजिए या कमजोरी समझ लीजिए, या सियासत में जो नहीं होना चाहिए वो है। योगी आदित्यनाथ का कोई गुट नहीं है उत्तर प्रदेश में। आपने आज तक तो नहीं देखा कि योगी के करीबी मंत्री कोई कहे जाए। पूरा कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल पूरा हो रहा है, जबकि हर स्टेट में, हर जगह, यहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों में चले जाइए, मुख्यमंत्री कैंप का कहा जाता है आदमी। योगी आदित्यनाथ के कैंप की पूरी भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ के कैंप का कोई मंत्री, कोई नेता कभी हुआ ही नहीं कि ये योगी कैंप के मंत्री हैं। ना उन्होंने कभी किसी को कहा कि सब ये मेरे कैंप के हैं। ना किसी के लिए सिफारिश उन्होंने दिल्ली से की, और ना कभी किसी दिल्ली की सिफारिश उन्होंने मानी। आपने कई डिबेटें की हैं। जब AK शर्मा आए थे, उसके बाद उनको 24वें नंबर पे उपाध्यक्ष बना दिया गया था, इंतजार करते करते कि अब MLC होंगे। कोई टिप्पणी नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। उन्होंने ना बनाना था MLC, नहीं बनाया, और अगले कार्यकाल में फिर MLC भी बनाया, मंत्री भी बना दिया। तो योगी आदित्यनाथ का अपना अंदाज है, और दिल्ली के पास या लखनऊ के पास उस अंदाज का कोई तोड़ ही नहीं है। कोई तोड़ नहीं है, कोई काट नहीं कुमार भाई, कि कोई आप एक काट दिखा दीजिए कि योगी आदित्यनाथ की ये काट है। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत जमाने के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि योगी ही भाजपा है उत्तर प्रदेश की, भाजपा ही योगी है। हालांकि इससे बहुत सारे लोग सहमत नहीं हैं, क्योंकि भाजपा कभी अपने आप को सीधे ये कहती है कि मैं ही
क्योंकि हम लोगों ने देखा है संगठन हमेशा योगी से अलग रहा है। खैर, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल के दिनों में बहुत अपने स्टैंड जो है बहुत उन्होंने कड़ा कर लिया, मतलब एक तरीके से एक बड़े ही पोलराइजिंग फिगर के तौर पर उभरे हैं। ये तो पहले से ही माने जाते रहे हैं योगी का हिंदुत्व, जिस तरीके से योगी मतलब मुद्दों को लेकर के उतरते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, और अब बुलडोजर और जिस तरीके से जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं, खास करके अवैध मदरसे और धार्मिक जगहों पे। आपको लग रहा है कि योगी का ये वाला जो उनका स्वरूप है, रूप है, ये अचानक से जो इतना कड़ा हुआ है, ये 27 के लिए है या आपको पहले के योगी भी याद आते हैं? भारत की राजनीति में शुरू में आज यानी नेहरू के कार्यकाल से इट हैड बीन ए बैटल बिटवीन फैक्ट एंड नैरेटिव। तथ्य और आख्यान, तथ्य और विमर्श के बीच की लड़ाई रही है। सोशल मीडिया के आने के बाद, और अब तो मैं कहता हूँ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब मिलके एक हो गए हैं, एंड एंटायर मीडिया अब थ्राइव करता है नैरेटिव के ऊपर, तथ्य के ऊपर नहीं। तो यूपी में भी जो बैटल है या देश की जो बैटल है, 2024 में कांग्रेस का ये चार्ज था कि साहब संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा अगर मोदी तीसरी बार आ गए। ये नैरेटिव था, ये तथ्य नहीं था। तो यही समस्या योगी के साथ है। वो अब उनके बारे में कहा जाता है कि उनके वो बड़े पोलराइजिंग फिगर हैं, वो बड़े एंटी मुस्लिम हैं। ऐसा कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जो असेंबली में बहुत साफ साफ कहा संभल के बारे में, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत वापस चाहिए। 24 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि विकास और विरासत दोनों साथ चलेंगे। यानी इस देश में 14 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, जल भी मिलेगा, आवास भी मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ भी मिलेगा, मंदिर का निर्माण भी होगा। यही बात योगी जी भी कह रहे हैं। तो योगी जी का ये जो बयान जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि बटेंगे कटेंगे अवैध मदरसे, मस्जिदें और जो भी इस तरह के जो खासकर इंडो नेपाल बॉर्डर पे बने हैं, योगी जी की कार्यशैली में कोई भी ग्रे एरिया नहीं है, अनडिफाइंड एरिया नहीं है। जैसे पहले कहा जाता था, अरे ये उस जाति के, इनको मत छेड़ो, अरे ये उस मजहब के हैं, उनको मत छेड़ो। अब सड़क पे नमाज नहीं होगी तो नहीं होगी, यही लॉ ऑफ द लैंड है। ये लॉ योगी का बनाया हुआ लॉ नहीं है, ये लॉ ऑफ द लैंड है, ये कानून उनके पहले से है। तो और ये सबके लिए है, ये ऐसा नहीं है। और फिर और तो ये जो नैरेटिव बनाया जाता है कि एक वर्ग विशेष के लोगों को पुलिस के अभियान में शिकार बनाया जा रहा है। पूरी सूची सोशल मीडिया पे और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है कि पिछले 10 सालों में कितने अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, कितनों पे कार्रवाई हुई। ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। तो योगी जी, जैसे मैंने कहा, वो पॉलिटिकली करेक्ट जो फ्रेमवर्क बना हुआ है नेहरूवियन लेफ्ट, जो आपका दिल्ली का जो कबाल है, जिसको कहा जाता है टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग या अर्बन नक्सल जो कहा जाता है, तो इन्होंने जो एक जो कहा जाता है ना, एक फिल्म में डायलॉग था कि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है। तो योगी जी इस कंफ्यूजन को उन्होंने नहीं रखा है, सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा है, और हमें आपका अप्रूवल नहीं चाहिए। हम जो भी करेंगे वो कानून के दायरे में करेंगे, जो संविधान सम्मत होगा। और ये आरोप अब तक कोई लगा नहीं पाया कि किसी जाति या किसी मजहब के खिलाफ विशेष रूप से टारगेट किया गया, और ये नैरेटिव है। और मैं बात दोहराता हूं अपनी कि ग्रे एरिया नहीं रहेगा। बिल्कुल ग्रे एरिया नहीं है, और जो होगा या तो ब्लैक होगा या व्हाइट होगा। आपसे कासिम साहब पूछ लेते हैं, ये क्या सचमुच ऐसा ही है या फिर मुसलमानों के बीच में जो छवि है वो योगी की एक एंटी मुस्लिम छवि? नहीं, वो मुसलमानों के बीच में एंटी मुस्लिम छवि हो ना हो, सामने जो नजर आता है वो एंटी मुस्लिम छवि दिखाई देती है। अभी आप देखिए, मुसलमानों के बीच में क्या है? मुसलमानों के बीच में तो सीधे सीधे एंटी मुस्लिम छवि है, उसमें मतलब कोई शक की गुंजाइश है नहीं। कोई मुसलमान, अगर आप 1 लाख मुसलमानों से बात कीजिएगा तो 99,000 जो है वो ये कह देगा कि नहीं साहब, योगी को हम नहीं पसंद करते हैं। तो वो तो एकदम स्पष्ट है। हालांकि मोदी के बारे में ये शायद ना निकले, दूसरे नेताओं के बारे में ना निकले, और उसकी वजह है, जैसे भी भट्ट साहब ने कहा कि मैं आप जानते हैं कि मैं दूसरी तरफ से जाता नहीं हूँ। अभी आप देखिए जो गाजियाबाद में हुआ, बेटे का उस लड़के का काउंटर हुआ जिसने हत्या की थी, इनकाउंटर हुआ, लेकिन जिसने 5 साल की बच्ची को पटक के मार डाला था उसका इनकाउंटर नहीं हुआ इसी जगह। फिर उसके बाद दूसरी एक घटना जो घटी थी मेरठ में, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ।
नहीं, 3-4 दिन के अंदर सेलेक्टिव अप्रोच। सिलेक्टिव अप्रोच है, और ये दिखाई देता है, और ऐसा नहीं दिखाई देता, वो कहते भी हैं जिससे वो लगे कि सिलेक्टिव अप्रोच है। जैसे भी मस्जिद, भाई इस्लाम में भी सड़क पर नमाज पढ़ने से मना है कि आप किसी को इजाजत के बगैर तो आप नमाज पढ़ ही नहीं सकते। जो जमीन आपकी नहीं है, बगैर इजाजत के आप नमाज पढ़ते हैं तो वो नमाज नहीं है, एक्टिंग है, वो नमाज नहीं है, कलाबाजी है। ये कुरान है, मतलब इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं। तो योगी जी तो इस्लाम के उस अमल पर चलने के लिए मुसलमानों से कह रहे हैं जो इस्लाम ने उनसे कहा है। लेकिन जब ये होता है कि आप कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और उसी से फिर अगर शोभा यात्रा निकलेगी, तो मुसलमानों को लगता है सिलेक्टिव अप्रोच। इन्होंने भी जो एक पॉइंट रखा उस पर भी मैं आपसे रिएक्शन ले लूं कि क्या ये सचमुच सिलेक्टिव अप्रोच है? देखिए, ये जो एक भ्रम बनाया गया है, 1 फरवरी को 86 को ताला खुलने के बाद और फिर जब अक्टूबर 90 में कार सेवा हुई, तब से पूरे देश में मुसलमानों का जो वोटिंग पैटर्न उनके सामने एक ही विकल्प रख दिया गया है, उसको वोट दो जो बीजेपी को हरा सके। बंगाल के चुनाव के बाद ये जो मुस्लिम वोट बैंक का जो फेक नैरेटिव चल रहा था इस देश में पिछले 4 दशकों से, वो बैंक अब दिवालिया हो गया है। ये बिल्कुल ध्वस्त हो गई है थ्योरी कि मुस्लिम वोट बैंक है। वो अब ये सिद्ध हो गया है कि मायावती हो, मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, ममता बनर्जी हो, ये हिंदू वोट से ही जीतते थे और बाकी सपोर्टिव वोट था 20% मुसलमानों का। अगर ऐसा नहीं होता, पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस के 60 विधायकों ने जो बगावत की है, उसमें 20 विधायक तो मुसलमान हैं। उन्होंने क्यों साथ छोड़ दिया ममता बनर्जी का? अगर इतना ही अगर ममता बनर्जी का इतना वो सॉलिड वोट बैंक था जिसने ममता बनर्जी को 15 साल मुख्यमंत्री बनाए रखा, तो अभी 4 मई को चुनाव परिणाम आया है, अभी 1 महीना कल हुआ है पूरा, और 1 महीने की उसके पहले पार्टी टूट गई। 20 विधायक उसमें मुसलमान हैं, जो 60 विधायक चुन के जो अलग हुए हैं टीएमसी से। तो ये एक नैरेटिव है, ये रहेगा। अब तक ये जो रहा है कि जो ये आपके ही चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता कहते रहे हैं, 2014 के पहले इंडिया वॉज ए सेमी इस्लामिक स्टेट, ऐसा अब नहीं है। आपको मजहब के आधार पर किसी को भी, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई स्टेट से विशेष रियायत नहीं मिलेगी। पुलिस गलती कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये ऐसा हो सकता है। पुलिस के लोग जो है स्थानीय स्तर पर, थाना स्तर पर ज्यादती कर सकते हैं, ये शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन ऐसा हुआ है तो गलत है। इट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड एंड द पीपल शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। लेकिन योगी के खिलाफ जो कुछ भी है वो एक नैरेटिव है, वो तथ्यों से परे है। योगी जी उस नैरेटिव को बनाए रखना चाहते हैं, उसको तोड़ना भी नहीं चाहते हैं। क्लास ये, क्योंकि वो नैरेटिव उनको फायदा देता है। भट्ट साहब जो करें बिल्कुल सच है कि एक नैरेटिव है, लेकिन ही वांट टू बी कंटिन्यू, ये नैरेटिव चलता रहे कंटिन्यू, ये बंद ना होना चाहिए। फायदा है इसका फायदा है, इसका फायदा है। चलिए, अब हमारे बिल्कुल आखिरी अंक में है अपने, ये बताइए कि इसका फायदा क्या इतना है कि अब 2024 का चुनाव, 2027 का जो चुनाव है वो अब बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है कि फिर पोलराइज्ड चुनाव ही होगा? हाँ, देखिए, इलेक्शन तो पोलराइज होगा कुमार भाई। और एक चीज मैं आपको और अर्ज कर दूं कि ये जो वक्त है, इस वक्त में, और जो बंगाल की बात हुई, यूपी की बात हुई, खाली बंगाल और यूपी क्यों, बंगाल देखिए, बिहार देखिए, महाराष्ट्र देखिए, उसके बाद यूपी के इलेक्शन में आइए, तमाम स्टेट में हो चुका। अनुपम मिश्रा एक बात बहुत प्यारी कहते हैं कि मुसलमान जो है नेता विपक्ष बना सकता है, मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। बहुत अच्छा जुमला है उनका। अनुपम भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो उनका ये एक बिल्कुल साफ जुमला है और ये साबित होता है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि बंगाल और यूपी में फर्क है। बंगाल और यूपी में फर्क यह है कि बंगाल में जाति नहीं थी, उत्तर प्रदेश में जाति है, और उत्तर प्रदेश में जाति है कि जाति नहीं है। तो ये एक ऐसा बिंदु है जहां आके वो थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा होती है, जो 2024 में भी दिखाई दी। अगर ऐसा होता है तो योगी आदित्यनाथ हैं तो, लेकिन दिल्ली का फिर कुछ ना कुछ जादू मंत्र चलेगा तभी है, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, यूपी की जो राजनीति है पिछले 4 दशकों की, ये जाति पे आधारित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रही है कि जाति के वोट बैंक को पक्का कर लो, अब आजीवन सरकार में हमारी रहेगी। 1990 में मंडल लागू हुआ था, बाराबंकी मुलायम सिंह यादव मीटिंग एड्रेस करने गए थे, मैं भी उसमें गया था। तब मुलायम सिंह यादव बोल रहे थे, भाइयों मंडल लागू हो गया है, अब डीएम सीएम पीएम
तीनों अपने होंगे। वो युग अब बीत गया है। और 2014 में ही जब प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी सबका साथ सबका विकास, उसी समय ही तमाम पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहा था कि आने वाला दशक जाति आधारित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, अस्मिता की राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए बहुत कठिन होने जा रहा है। लेकिन कठिन हो रहा है, मैं यहाँ टोक देता हूँ। 24 में तो इसी जाति ने हरा दिया ना यूपी में। उसमें बीजेपी के इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन का बहुत ज्यादा योगदान था। नहीं, जातियों का नैरेटिव भी तो था, संविधान का आरक्षण। तो ये नैरेटिव मजबूत किया। और लल्लू सिंह का जो बयान था फैजाबाद के बीजेपी के साथ के उम्मीदवार का, हमको 400 पार सीट चाहिए और हमें संविधान बदलना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी, और बीजेपी का सेंट्रल नारा था अब की बार 400 पार आपको क्यों चाहिए, ये आपने नहीं बताया। इसका फायदा उठाया इंडिया अलायंस ने और राहुल गांधी ने। क्यों मैं अयोध्या से आता हूँ, फैजाबाद लोकसभा मेरा घर है। कोई पहली बार वहां भाजपा नहीं हारी, पहली बार वहां भाजपा नहीं हारी। 89 में हारी है। उसके बाद भाजपा का सीट थी ही नहीं, वो भाजपा की सीट थी नहीं, बन गई बाद में, अलग बात है। मिलाकर के जो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो अपने डेड एंड पे यूपी में आ चुकी है। यूपी में दलित पिछड़ा मुस्लिम अलायंस की राजनीति पिछले 6 दशकों से हो रही है। अखिलेश यादव को क्यों नाम देना पड़ा पीडीए? आज बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा में केवल एक विधायक है और इसी पार्टी को 2007 के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिला था। समाजवादी पार्टी को 2012 में स्पष्ट बहुमत मिला था। और आज समाजवादी पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, टारगेट क्या होगा। और जो विपक्ष है वो उसकी जो राजनीति आज की तारीख में हो रही है वो केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रही है, एक्स पे हो रही है, इंस्टाग्राम पे हो रही है। लेकिन एक्स जो है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो बैलेट बॉक्स नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है। यू कैन हैव 10 मिलियन फॉलोअर्स देयर, लेकिन वो 10 मिलियन फॉलोअर्स आपके वोटर नहीं बन सकते। बस मेरा आखिरी सवाल है आप दोनों लोगों से कि क्या 2027 में जाति चलेगी या हिंदू कंसोलिडेशन चलेगा या फिर पीडीए चलेगा? देखिए कुमार भाई, मैं हमेशा से कहता हूं, फिर कह रहा हूं, लोग कहते हैं जाति खत्म होगी, मैं कह रहा हूं जाति अभी इतना बढ़ेगी कि जात में गोत्र चलेगा। और हमने यही बगल की जो सीट है आपकी कुर्सी में गोत्र चलते हुए देखा है। राकेश वर्मा का गोत्र दूसरा है और जो विधायक वहां भारतीय जनता पार्टी का 2 बार से कुर्मी जीत रहा है, गोत्र दूसरा है। गोत्र में राकेश वर्मा पिछला चुनाव हार गए। तो ये अभी ये खत्म नहीं होगा। जैसे आप जाइए एटा इटावा मैनपुरी उस तरफ, वहां घोसी और कमरिया बाकायदा अच्छा खासा बढ़ चुका है, पूरी दीवार बन चुकी है घोसी कमरिया की। तो अभी तो सिर्फ जात में नहीं रहेगा, ये गोत्र में बटेगा। चलिए अब आपसे बस लास्ट चंद लाइनों में, क्या जात की चुनौती थी, है और रहेगी, और इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत कम शब्दों में डिफाइन किया है। भारत में केवल 3 जातियां हैं, महिला है, किसान है, गरीब है, युवा है। आप भी इसी पर आपको भी और बीजेपी इसी लाइन ऑफ एक्शन पे समावेशी इंक्लूसिव राजनीति पे काम कर रही है। जाति रहेगी। जाति की राजनीति को फॉसिलाइज करना, केवल जात को मुद्दा बना करके वोट बटोर लेने की राजनीति होती है जात की राजनीति। ये राजनीति अब समाप्त हो चुकी है। एक सवाल दोनों, एक सेकंड में, भारतीय जनता पार्टी पूरी जात की राजनीति करती है। केशव मौर्य से लेके और क्या कहते हैं बगल में मोहन यादव से लेकर, उसके बाद हरियाणा में सैनी से लेके, बेहतरीन, लेकिन उसमें धर्म का तड़का होता है। चलिए अब बस बिल्कुल आखिरी सवाल आप बता दीजिए। योगी का सब नेता कह रहे हैं कि योगी चेहरा होंगे, योगी का नेतृत्व होगा। आपको लग रहा है कि ये तो सब मानते हैं कि भाई योगी चेहरा होंगे, योगी के नेतृत्व में होंगे, लेकिन 27 के बाद भी क्या योगी ही होंगे? योगी का विकल्प ही नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने सांस्कृतिक पुनर्जागरण का और विकास का जो काम उन्होंने रखा, जो जिस एजेंडा पे 10 साल में योगी जी चले हैं, आपको यदि इसको आगे बढ़ाना है, सामाजिक समरसता को बनाए रखना है, विकास की धारा को भी तेज रखना है और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भी लौ को जलाए रखना है, तो योगी का कोई विकल्प है ही नहीं। चलिए आपसे भी यही सवाल, जब कल्याण सिंह का विकल्प रामप्रकाश गुप्ता हो सकते हैं, जब शिवराज का विकल्प जो है वहां पर मोहन यादव हो सकते हैं, जब वसुंधरा राजे का विकल्प जो है शर्मा हो सकते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि योगी का कोई विकल्प नहीं हो सकता। चलिए बहुत शुक्रिया। तो आज के इस हमारे डिस्कशन में, चूंकि आज मुख्यमंत्री योगी का जन्मदिन है और चारों तरफ से उनको जो शुभकामनाओं के संदेश भी मिल रहे हैं, लेकिन सबकी भी शुभकामनाएं पहुंचा दीजिए, हमारी भी व्हाट्सएप नहीं, सबकी शुभकामनाएं उनको। तो आज हमने ये चर्चा की कि क्या
अगला जब जन्मदिन होगा तब यहाँ नई सरकार होगी, यानी कि तीसरी बार या तो भाजपा की सरकार हो या फिर कोई नई सरकार होगी, तो क्या योगी ही अगली बार होंगे? आज डिस्कशन में इतना ही। अगली बार फिर किसी नए चर्चा के साथ, नई शख्सियतों के साथ मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।